लास्ट केस है पढ़ूं, उस हिसाब से मैंने ट्रिब्यूनलाइजेशन का जो लास्ट केस मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ा, उसमें रॉजर मैथ्यू केस का भी जिक्र आ गया। अर्लियर 2010 का मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस वो भी आ गया। तो आइडिया क्लियर हो जाती है अगर लास्ट केस में, क्योंकि वो पूरा रेफरेंस पिछले केसेस का लेते हैं। ये अप्रोच ठीक रहेगा सर? So that is the only smart approach what we have. See, not only that. अभी देखिए, अभी जो हमने आपके सामने जो लीडिंग केसेस रखे हैं ना, वो कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं रखे हैं। कल का पहला अटेम्प्ट था इथोनेशिया वाला, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और उसके हमने सीखा, पूरे ग्रुप ने इस चीज को सीखा कि हमें कहाँ फोकस करना है और कैसे करना है। Once we will enter into the interconnected complicated issues, वो हम कल परसों से उसके बाद इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि अगला सेशन उसके तरफ भी है। मुझे जो समझाना है, यदि मैंने समझा लिया सक्सेसफुली, देन आप लोग तरीके से उसको कर ले। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वैसे कौन से केसेस जो इंटरकनेक्टेड है, आप लास्ट वाला पिकअप करके फर्स्ट को पूरा कर लेते, दैट आई नो, दैट मेरे नॉलेज में है, मैं वहीं से शुरू करूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें आपने देखा होगा ट्राइब्यूनलाइजेशन का मद्रास बार एसोसिएशन जैसे आपने डिस्कस किया, यदि रोजर मैथ्यूज और उसके पहले का डिस्कशन उसमें किया हुआ है, किस पॉइंट पे फोकस है वो भी वहां मेंशन किया हुआ होगा। बराबर। उसकी पिकुलियर पार्ट क्या थी, क्या उसने डिस्कस किया था और क्या इवॉल्व किया था, और उसको कैसे एक्सटेंड किया था। कई बार उस कॉम्प्लिकेशन, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात मैं करूं, और उसमें जब हम एंटर करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एक तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन, उसके पहले उसकी पिछली हिस्ट्री कि कैसे उस सिचुएशन तक अराइज हुआ। उसके बाद ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कितने एलिमेंट एक्सटेंड करने लगे, और उसके बाद अगला स्टेज ये है कि चलो एलिमेंट आ गए, अब अप्लाई कहां कहां हो रहा है। कई बार कुछ एलिमेंट इवॉल्व किया जाता है फिर अप्लाई किया जाता है, और कई बार कुछ एलिमेंट ऑलरेडी इवॉल्व है, जस्ट उसको अप्लाई कर दिया जाता है। सो आप समझिए विच वन इज क्रूशियल। जहां इवोल्यूशन हो रहा है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ना, और जहां अप्लाई हो रहा है वो सेकेंडरी पार्ट है। मैं इन सारे पॉइंट्स पे आपको अवेयर कराना चाहूंगा, इवन थ्रू द ट्राइब्यूनलाइजेशन और रिजर्वेशन और माइनॉरिटीज, क्योंकि ये एक लंबी सीरीज चली है, और उस सीरीज के लिए सारे जजमेंट को पढ़ने के बजाय आपको एक पूरी हिस्ट्री से कनेक्ट किया जाए, और एक आर्टिकल 10 पेज का आपको मैं दे दूं कहीं से रिसर्च करके, फाइंड आउट करके, जिसमें सारे कनेक्शन अप टू द डेट प्रॉपर हैं, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद आप जैसे जहां ट्रेवल करना चाहें, दैट इज योर ओन चॉइस। Am I clear up to this point or not? Or is there any confusion? यस सर। तो मेरा आइडिया यहाँ पर ये है, इवन दो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का पार्ट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन का पार्ट है, और मेरे नॉलेज में आप कहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहिए, तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन फॉर आर्टिकल 21। दो केसेस ऐसे हैं जो लैंडमार्क ही नहीं है, मतलब पूरे लीगल सिस्टम को तरीके से एक नया डायमेंशन बदल दिया है, पूरा इंटरप्रिटेशन का तरीका ही बदल दिया है। और वो दोनों केस है आपका मनेका गांधी एंड पुट्टास्वामी। मनेका गांधी 1976 का केस है, और ये वो केस है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज्ड। और क्या चेंजेस आया था, वो चेंजेस मैं आपको एक लाइन में बतलाता हूं, ताकि अगले दिन सब्सटेंशिएट करना मेरे लिए आसान होगा। वो ये था कि आर्टिकल 21 को जब आप देखेंगे तो उसमें क्या है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लाइफ एंड लिबर्टी किसी की ली नहीं जा सकती, ली जा सकती है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये बात चल रही थी, तो अमेरिका में था जो कि एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हमारे यहां लिया गया एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें अंतर है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब ड्यू मींस व्हाट, इट इज एक्सपेक्टेड, फेयरनेस है वहां।
अब प्रोसीजर में सिर्फ प्रोसीजर कन्फाइंड है, वहां पर फेयरनेस नहीं। सो अमेरिकन कोर्ट में ड्यू प्रोसेस के वजह से केस काफी कॉम्प्लिकेटेड, मैंने बहुत सारे केसेस आए और अलग तरीका से एक लिमिटेशन की तरह लेजिस्लेशन पढ़ाया, और उसके एक्सपीरियंस को लेते हुए हमने यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया। और उस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये है कि 7th शेड्यूल की बात हमने कही थी, यूनियन लिस्ट और वो सारी बातें हमने डिस्कस किया था। तो उसमें एक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि इस तरह से लॉ बनेगा, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्रोसीजर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं लॉ फ्रेमिंग के और अमेंडमेंट के। तो वो प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किया गया है कि नहीं, दिस इज ओनली सी द कोर्ट। ये नहीं देखेगी कि ये रिजनेबल है या नहीं, ये आर्बिट्ररी है, उसमें इंटर ही नहीं करेगी, क्योंकि आर्बिट्ररीनेस चेक करना, रिजनेबलनेस चेक करना, ये सारा ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है, ना कि प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट। तो 76 से पहले जितने भी केसेस आते थे सुप्रीम कोर्ट तक, वहां पर रिजनेबलनेस और आर्बिट्रेरीनेस वो सब चेक ही नहीं होता, सिर्फ ये चेक होता था कि लॉ बना और ठीक से बना या नहीं, आइदर रॉन्ग और गुड और ड्रैकोनियन, व्हाट एवर इट मे बी। और उसमें एक लाइव केस है, खरग सिंह का नाम आपने सुना होगा। खरग सिंह वाले केस में क्या था, गैंगस्टर एक्ट यूपी से रिलेटेड ये केस था, और उसमें अथॉरिटी दी गई थी पुलिस ऑफिसर्स को प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, क्राइम नहीं हुआ है, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। और वो क्या करता था, खड़ग सिंह एक गैंगस्टर एक्ट में यू नो एक्यूज था, और वो क्राइम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ट्रायल पेंडिंग है। लोग क्या कर, पुलिस क्या कर रही है कि उसके घर पे जाकर के, उसके घर के अंदर जाकर के 2 बजे रात में, लेडीज हो जो कोई भी हो, उनसे जाकर के इंटरोगेशन शुरू कर। और तो और चौराहे पे जितने भी रिलेटिव्स उसके यहाँ आते थे और उसके घर से लौटते थे, सबको वो इंटरोगेशन शुरू कर। इट वॉज मेंशन इन टू द रूल। और वो रूल आप समझ सकते हैं कि डज दिस नॉट इन्फ्रिंज विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, वेदर इट मे बी एक्यूज्ड, उनके भी फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी है, वो एवरीथिंग वाज इन्फ्रिंज्ड। और कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही किया पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, उसको जो पावर है वो एक्सरसाइज कर रही है। कैन यू बिलीव कि आज के दिन में वो रूल हो रहे तब क्या हो। तो 76 में इट वॉज द ड्रास्टिकल चेंज ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो एरा ही चेंज का एरा था। उस समय कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और जस्ट मीन्स व्हाट, जस्टिफाइबल। फेयर मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलोड होना चाहिए, यानी सामने वाले को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो, प्रॉपरली कंसीडर करो। और रीजनेबल मीन्स दैट रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल एज पर आर्टिकल 19। आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। सो कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली ड्यू प्रोसेस वाज इंप्लीमेंटेड। हम कह नहीं सकते कि ड्यू प्रोसेस वाज इंप्लीमेंटेड, बट उस जजमेंट के बाद, मतलब पहले ये था जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट ए के गोपालन के समय से चल रहा है, तो वाटर टाइट कंपाउंड ए के गोपालन, खरग सिंह, और ये 50 का केस है, 50 और 62 का। सो 50 में ही ये डिसाइड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कि डेडिकेटेडली ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, और हम सिर्फ इतना चेक करेंगे। और उसमें ये था कि फंडामेंटल राइट में यदि 3 राइट इन्फ्रिंज हो रहा है ना, तो तीनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, यानी एक इन्फ्रिंजमेंट नहीं है तो उसका असर दूसरे में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम एक चेक करेंगे, दूसरा नहीं चेक करेंगे। एक दूसरे के अंदर से कोई कनेक्शन हम लेंगे ही नहीं, एक कंपार्टमेंट और दूसरे कंपार्टमेंट में कोई कनेक्शन नहीं, अब वही केस खारिज करेंगे। इट वाज द इंटरप्रिटेशन स्किल और प्रोसीजर
और जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने रियलाइज किया कि ऐसा करने के बाद अनजस्टिफाइड तो हो ही रहा है। फिर उसने 76 में, इट वॉज रिटन बाई द पीएन भगवती एंड कृष्णा अय्यर, उन लोगों ने लिखा है ये जजमेंट, और क्लियरली एस्टेब्लिश किया है कि नहीं, एवरी प्रोसीजर मस्ट बी नाउ टेस्टेड ऑन द लाइन ऑफ जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल। जस्टिफाइबल मतलब ये कहा कि ना वाटर टाइट कंपार्टमेंट इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर सकते, यहाँ फ्लो है, एक दूसरे में कनेक्शन है और इसीलिए हम जस्टिफाइबल यानी आर्टिकल 14 नॉन आर्बिट्रेरीनेस, इक्वालिटी होनी चाहिए। सो जस्ट वर्ड इज टेकन फ्रॉम आर्टिकल 14, रिजनेबल इज फ्रॉम आर्टिकल 19 एंड फेयर इज कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो एनी एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, मैं अब एडिशन कर रहा हूं, आइदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, इन दोनों कंडीशन में आपको ये रिजनेबल होना होगा, जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होना होगा। और अब वो चीज एक्सटेंड हो गया है कोर्ट के लिए भी। और वो कब था? जब सील लिफाफा कोर्ट को दिया जाता था, अर्णब गोस्वामी वाले केस में, कर्नाटक वाले में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरप्रेट किया कि कब सील को, माने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अब सारे सील कवर को आप पब्लिक नहीं कर सकते, और उनका राइट है जानना अपोजिशन का, इसलिए आप उनको कब सील कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, कब आपको मैंडेट करना पड़ेगा, ये लेट डाउन किया है उसमें। ये चंचूर का जजमेंट है, बहुत जस्टिस चंचूर ने उसमें बहुत अच्छा और प्यारा जजमेंट और एनालिसिस लिखा हुआ। इट वाज चेंज आफ्टर 76, और 76 के बाद खरग सिंह वाले मैटर्स को फिर से कंफ्लिक्ट कराया गया पुट्टा स्वामी में, और पुट्टा स्वामी में एक प्रोपोजिशन को क्रिस्टलाइज किया गया, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। और प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ प्राइवेसी ही डिक्लेयर नहीं किया गया, वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट भी इवॉल्व किया गया। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट ये कहता है, यदि एक्ट के तहत कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी गवर्नमेंट, और वही रिस्ट्रिक्शन के तहत सीआरपीसी बना है ना, लाइफ एंड लिबर्टी टेकन अवे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से ही होता है ना। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाकई रीजनेबल है या नहीं, इसका टेस्ट है प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। उसमें 3 लेवल है। एक ये कहा जाता है, स्टेप फर्स्ट ये कहा जाता है कि पहले लॉ का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और वो प्रॉपर हो, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि वो प्रोसीजर के लिए जो रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन की ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होनी। और तीसरा ये कहता है कि उस ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वहीं पर आप कंफ्लाइंट रहेंगे। तो वॉइस इज कमिंग फ्रॉम सम एंड। टुमारो नो। प्रदीप जी प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। प्रदीप प्लीज अपना माइक कर म्यूट कर दीजिए। सो दिस इज द टोटल मोड, मतलब ये दोनों। उसके बाद एक और टर्म इवॉल्व हुआ, दैट इज द प्राइवेसी। प्राइवेसी शुड नॉट बी इन्फ्रिंज। सो कहा यह जाता है कि प्राइवेसी, आप अपना फोटो यूट्यूब फेसबुक पे डालते रहिए, आप कहिए कि ये मेरी प्राइवेसी है। सो वहां ये भी डिफाइन किया हुआ है कि कब प्राइवेसी गिव अप हो जाती है। जब आपने किसी फैक्ट को पब्लिक कर दिया, तब वो प्राइवेसी नहीं रहती, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेसी किसकी? अब वो जो प्राइवेसी जो लिखा गया है वो सारे सिटीजन के लिए है। अब इंस्टीट्यूशन वहां पर आकर के कहती है कि ये मेरी प्राइवेसी है, अब मैं इंफॉर्मेशन दूंगा नहीं। आरटीआई सुभाष चंद्रा वाला केस उसी पे है। सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया कि भाई सारे जजेस के आप ये दे दो, वेल्थ डिक्लेयर कर दो और ये सारे कुछ कर दो, या कोलिजियम में क्या चल रहा है वो डिक्लेयर करो। वो कह रहे सॉरी, इट इज आवर प्राइवेसी। कैन यू बिलीव दैट? सुभाष चंद्रा वहां पर उसमें वो क्लियर किया हुआ है। वो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट आए,
और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट में रिट किया और रिट में फैसला, वो उस फैसला के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आया और वो रिट था सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। अगेन वो फिर सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस बैठ करके वो डिसाइड किया कि यस, इंफॉर्मेशन वी कैन डिस्क्लोज इट। और वो वहां क्लियरली बताया कि इंस्टीट्यूशन की प्राइवेसी किस लिमिट पर होती है और क्यों होती है, यदि है तो, और उसका एक्सटेंड क्या है। दैट इज द सुभाष चंद्र। सो प्राइवेसी के पीछे जो रीजन दिया गया पुट्टास्वामी में, एक टेस्ट भी इनोमरेट किया गया, प्राइवेसी भी बताया गया, और प्राइवेसी के सोर्स को जो इनहेरिट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंट से, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं, विच इज कमिंग थ्रू द प्रियम्बल, आर्टिकल 14, 19, 21, और ये सारे रिलेवेंट पोर्शन है वहां से लिया गया। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट जजमेंट। और उसके वजह से एक सीरीज ऑफ जजमेंट आने शुरू हुए, जिसमें कि वो एलजीबीटी का जजमेंट है और वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे नए जजमेंट आने शुरू हुए बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी। और आज के डेट में प्राइवेसी किसकी, मीडिया भी अपनी प्राइवेसी को लेकर रोना रोती है, जो दूसरे के प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस करे। तो आरटीआई का अनदर सप्लीमेंट है प्राइवेसी, और ये बहुत ही बड़ा डोमेन है। अब हर बहुत बड़ा डोमेन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर वकालत अधूरी है। एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ मनेका गांधी। तो मनेका गांधी और प्राइवेसी, पुट्टास्वामी दोनों मिलकर के एक अलग अलग लेवल पे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के, एक ने जस्ट फेयर और रिजनेबलनेस इंसर्ट किया, रीड विथ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और दूसरे ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कॉमन लाइफ में इंसर्ट किया। अब दोनों 7 और 9 जजेस बेंच की ऐसी अथॉरिटी है जिसमें इसका साइड होना बड़ा मुश्किल है, और बहुत बड़ा प्यारा जजमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सेक्शन में बेसिक ह्यूमन राइट्स करके जो डाला है, उसमें वो सारे जजमेंट लिए हैं आपको, बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स, जिसमें मनेका गांधी है, प्रदीप कुमार विश्वास है, सायरा बानो है, और इससे पहले सायरा बानो ने भी एक जजमेंट आया था जो जस्टिस रोहिंटन मरीन ने लिखा था। उसमें उन्होंने कई जजमेंट लिखे थे, वहां कुरियन जोसेफ ने भी लिखा था और रोहिंटन सर ने भी लिखा था। उसने क्लियरली ये फाइंड आउट किया कि आर्बिट्रेरीनेस तो होता ही है, माने एक जो आर्बिट्रेरी, जस्ट फेयर एंड रिजनेबलनेस में जस्ट जो था ना, उसका मतलब ये था कि जस्टिफाइबल, यानी आर्टिकल 14 इक्वालिटी का इंटरप्रेट। उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेरीनेस जो है वो तो है ही, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस का एक अलग सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरी। सर डेनियल लतीफी भी था। सॉरी, डेनियल लतीफी नहीं, नॉट डेनियल लतीफी, इट इज सायरा बानो। 5 जजेस बेंच आपके लिस्ट में ये 42 नंबर पे है, 5 जजेस बेंच, और इसका डेट ऑफ जजमेंट है 22/8/17, और इसके बाद पुट्टास्वामी आया था। इसके बाद पुट्टास्वामी आया था, और 2017 में जब बहुत सारे जजमेंट आए थे, उसमें उन्होंने कहा कि वॉट एवर इट मे बी द रीजन, कोई भी लॉ आता है या कोई भी चीज आप लिखते हैं, दिस इज कंसर्न टू द रीजनिंग। सो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, एक रीजनिंग होता है कि क्यों आ रहा है, एक बेसिस होता है। दैट बेसिस मे बी इररिलेवेंट, may be correct, may be partially correct. Accordingly, court will see. These are called the arbitrary. यदि वो improper है तो, right? और यदि proper है तो we can't say arbitrary, it's justified. लेकिन कुछ ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते हैं जिसका कोई रीजन ही नहीं, कोई बेसिस ही नहीं, हवा में लटक रहा है। तो विदाउट एनी बेसिस, whatever it may be, legislation or executive order, it is called manifestly arbitrary.
क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि यदि कोई रीजन ही ना दिया जाए, बैड और गुड एनी रीजन हो ही ना, वैसे सिचुएशन में हम कहते हैं मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। और ये जो सेगमेंट बना है, इस सेगमेंट पे बहुत सारे लाइन पे, इस लाइन पे बहुत सारे, उसी लाइन पे ट्रिपल तलाक को स्टक डाउन किया गया है कि उसमें कोई मैंने कहां से वो आया, सोर्स का कोई रीजन ही नहीं। ये प्रैक्टिस कहां से प्रैक्टिस में आ गई, किस वजह से आ गई? क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। आर्बिट्रेरीनेस का एक नया डायमेंशन खुला था, मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। खुला क्या था? खुला तो बहुत पहले था, बट वो क्रिस्टलाइज हुआ था, जो सिर्फ उस जजमेंट के लिए कन्फाइंड नहीं है। दिस इज द जुरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल एप्लीकेबल फॉर अक्रॉस एवरीथिंग। दिस इज द इंटरप्रिटेशनल प्रिंसिपल, और वही हम कैप्चर करते हैं और वही हम फर्दर अप्लाई करते हैं। यूजुअली मैंने ये रियलाइज किया है, मेरे बहुत सारा इंसिस्ट करने के बावजूद भी लोग यहाँ पर ये करते हैं कि ये समझते हैं कि भैया ऐसा है, इस जजमेंट में क्या हुआ, इस जजमेंट, लेकिन उस जजमेंट में पकड़ने की चीजें हैं क्या? पकड़ने की चीजें हैं वो प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल लिटरली आप ये कहते हैं कि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, एंड दैट इज द लॉ। यदि हम कहें कि इंटरप्रिटेशन का टेक्निक बदल जाता है, उसका मतलब क्या है? These are the tools and techniques what I discuss into the tea making process. So ये प्रोडक्ट टूल्स एंड टेक्निक्स है ना, और उसको हम सबसे पहले पकड़ते सो दैट वी कैन अप्लाई एवरीवेयर। देन वी आर कमिंग टू पर्टिकुलर केस कि इसमें क्या हुआ। तो वो जो लैंडमार्क चेंज है, जो पूरा पूरा जुडिशियल फैक्ट को बदल देता है, एडजुडिकेशन प्रोसेस को चेंज करता है, बताइए उसकी महत्व होनी चाहिए या नहीं, उसको यूज करना चाहिए या नहीं? हाउएवर द माइंडसेट बदलने में बहुत चेंजेस आएगा, इवन इन द लॉयर, इवन इन द जजेस, बट आपको तो कन्विंस करना पड़ेगा ना सर। सामने वाला प्ली लेगा पहले 74 के पहले का, वो जजमेंट लेकर के आएगा, बोलेगा लो यहाँ चल रहा था। आपको पता होना चाहिए ना कि 76 के बाद एरा चेंज है, और 2018 के बाद डिफरेंट एरा स्टार्टेड है। 2017 के बाद आर्बिट्रेरियस में नया डायमेंशन जुट गया है। तो दीज टूल्स एंड टेक्निक्स is equipped your legal understanding and power, and that's what these leading cases are there. But anyway, let us start day for आज के लिए जो 3 केसेस आया है, और वो तीनों केसेस हम आपके सामने ला रहे हैं। अब बड़ा प्यारा और बड़ा छोटा है। अब मैं सिर्फ ये दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग इसको खुद करें, क्योंकि आज के डिस्कशन का यही एजेंडा है। आप लोग इसको कैसे करें वो आप लोग करें, और उसके बाद मुझे फीडबैक दें, एंड देन मैं दूसरे टॉपिक पे स्विच करूं और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आप लीड करूं। विशाखा का हेड नोट्स, इसकी बात यदि आप करें और जब आप देखेंगे तो आपको कितने बड़े हेड नोट्स हैं वो आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 पेज का हेड नोट्स ओनली। आपको मैं पहले दिखाऊं, ऑन 1 पेज दिस इज द इटैलिक 3 फॉर्म में, और उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, अरेस्ट टू केस में 1 2 3 4 5 6, कोई 1.1 1.2 1.3 नहीं, सीधा सीधा फाइनल जजमेंट है। और इस केस को लीड कर रहे थे और आर्गुमेंट कर रहे थे उस समय मिस्टर फली एस नरीमन, मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा, ये 2 नाम हैं जो आप वहां देख सकते हैं। और अपोज कर रहे थे टी.आर. अंध्यार्जुना, सॉलिसिटर जनरल, मुकुल मुगदल एंड द एंटायर टीम। और ये केस बहुत ही बैलेंस एंड सधा हुआ है। आप जरा देखिए, अब मैं इस केस के बारे में, दिस इज 839 840,
अभी हमने शुरू किया है एंड 10 मिनट के अंदर इसको मैं कंक्लूड करने के चक्कर में हूँ, टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि कैसे 10 मिनट में ये कवर होता है और कुछ छूटता नहीं। सो let us come directly to the particular point, the fact. The present petition was filed for the enforcement of fundamental right of working women under Article 14, 19 and 21. That is called the Golden Triangle of the Constitution of India. एक सेकंड में जरा हाइलाइटेड ही ऑन करो. Yes. This is under 14, 19, 19 1G, right to work. और बहुत सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मूवमेंट, इवन 21 लाइफ एंड लिबर्टी. It was brought to a class action by certain social activists. This is the PIL. This is the present petition is the PIL. You can find out from certain social activists and NGO with the aim of focusing attention toward societal aberration and assisting in finding suitable methods for realization of the true concept of gender equality. देखिए, for the realization of true concept of gender equality, one. दूसरा, to prevent sexual harassment of working women in workplace through judicial process. This prevention through judicial process, and to fill the vacuum in existing legislation. The immediate cause for filing the present petition was an incident of alleged brutal gang rape of a social worker in a village of Rajasthan. उसका वर्चुअल नेम विशाखा दिया गया था, जैसे दिल्ली वाले इंसिडेंट में उसका नाम क्या दिया गया था? निर्भया। इसी तरीके से विशाखा वहां नाम दिया गया था. दिस इज अ वर्चुअल नेम. आप जरा समझिए और जरा ब्यूटी देखिए इस जजमेंट और हेड नोट्स लिखने वालों की, इवन जस्टिस वर्मा की, कि इस पूरे केस में फैक्ट एक लाइन में लिखा हुआ है, एंड दैट इज द लास्ट लाइन. The immediate cause for the filing of present petition was an incident, was, यहाँ तक तो ठीक है, an incidence of alleged brutal gang rape of a social worker in a village of Rajasthan. कोई कहानी नहीं, एक लाइन में समझा दिया गया है कि क्यों फाइल किया गया. थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा. Yes. इस तरह से हम लोग सिनॉप्सिस में यदि लिखें, कितना टाइम और एनर्जी बचा लेंगे. 1 मिनट में सर ये पैराग्राफ से पूरा ये ध्यान में आ जाता है कि क्या इसका क्रक्स है. ऐसे ही आपको सिनॉप्सिस लिखनी पड़ेगी. दिस इज द सिनॉप्सिस, जहां पर आप फैक्ट भी कह देते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी कह देते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो भी कह देते हैं. और ये इतना अच्छा होता है कि जो लीगल अंडरस्टैंडिंग रखता हो, जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और फुल क्लियरिटी है ना. अब आप देखिए थोड़ा सा और, disposing the writ petition and formulating guidelines and norms in the exercise of power 32 of the constitution. अब आप देखिए यहां भी exercise of powers कहां पे है? Isn't it? मैं जरा याद दिला दूं. Power under 32 of the Constitution of India, this court हेल्ड. क्या हेल्ड किया? मैं यहां रीड करूं पूरा हेड नोट्स या फिर आगे जाऊं? सर मैं करूं या आप लोग कर लेंगे? कर लेंगे सर. चलिए मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूं, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा.
Each incidence of sexual harassment of working women results in violation of fundamental rights of gender equality. So each incidence of sexual harassment of working women and workplace, of course it is hidden, in violation of fundamental rights of gender equality. So fundamental right of gender equality का violation ये declare हो गया. This is the finding. Each and every incident, and also the right to life and liberty. क्या इस पे एक क्वेश्चन हम नहीं बना सकते हैं? अब मुझे कहिए तो मैं बना दूंगा, और इसमें 2 राइट के बजाय 2-3 राइट और ऐड कर दूं, बोलूंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स. केयरफुली आपको यहाँ अटेंशन देना चाहिए, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये. It is a clear violation of rights under Article 14, 15 and 21 of the Constitution. One of the logical consequences of such incidents is also the violation of victims' fundamental right under Article 19(1)(g). 19(1)(g) क्या है वो भी कोट किया हुआ है. To practice any profession or to carry on any occupation, trade and business. यदि ऐसा एक्ट होगा तो ये राइट के लिए कौन जाएगा? This is also the violation. This is the declaration. Now point is this. मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सॉरी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ. पॉइंट 1 क्या डिक्लेयर करता है? डिक्लेयर ये करता है कि बाय द एक्ट कौन कौन से फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं. This is crystallized. This is not the solution. What is the solution? ये राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ये पक्का है ऑन फैक्ट, और दिस इज द प्रिंसिपल इन जनरल कि यदि कभी भी ऐसा होगा तो ये राइट इन्फ्रिंज होगा. ये सारे राइट्स यहाँ इन्फ्रिंज होंगे. दूसरे पॉइंट पे ये कहते हैं in the absence of domestic law occupying the field, means in the absence of, यानी इसको एड्रेस करने के लिए कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है. occupying the field, in the absence of. To formulate effective measures to check the evil of sexual harassment of working women at all working place, the concept of international convention, the contents of the international convention and norms are significant for the purposes of interpreting the guarantee of gender equality, right to work with human dignity enshrined in Article 14, 15, 19 and 21 of the Constitution. क्यों ये डिस्कस किया गया? थोड़ा सा अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं. कल परसों जो हमने देखा द सेपरेशन ऑफ पावर है, और जब लॉ और कोर्ट का काम है, जहां लॉ है उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, और जहां लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एब्सेंट है, एक्सेप्टेड है कि एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ, तो फिर आप इंटरप्रेट किस चीज को कर रहे हैं बताइए. नाउ किस चीज को कर रहे हैं वो यहां पर देखा जा रहा है, कहां से रूट निकल रहा है और गाइडलाइंस कैसे. विदाउट encroaching or entering into their own domain, गाइडलाइंस बन रहा है और वो एज ए लॉ ट्रीट होगा, और अल्टीमेटली वो लॉ वापस बना. इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी जुडिशियरी कहीं ना कहीं अपने लिमिट से थोड़ा बाहर निकलती है और दूसरे के लिमिट में घुस करके आती है, लेकिन उसके लिए इन्वोकिंग फैक्टर है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, और उसके प्रोटेक्शन के लिए ही वो आगे निकलती है. Am I clear up to this point or not?
Is it judicial legislation also, sir? यस, यस, आप कह सकते हैं, लेकिन उसके ट्रेस कहाँ से निकाले हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस केस। आप वो देखिए, उसको वो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन वो है नहीं, मेरे हिसाब से वो है नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए आगे का सिचुएशन है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग डिस्कस करें तो मच बेटर है। द कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड नॉर्म्स are significant for the purpose of interpretation of guaranteed of gender equality, work, right to work with human dignity enshrined in Article 14, 16, 19, 21 of the Constitution। और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी इंडिया है, वो आगे आपको कहीं दिखेगा या जजमेंट में दिखेगा, मैं कंफर्म कर रहा हूं, उसके थ्रू मैं बोल रहा हूं, यदि सिग्नेटरी नहीं होता तो उस कन्वेंशन पे हम नहीं जाते। And the safeguards against sexual harassment implicit therein. This is impact from Article 51C. And enabling power of the Parliament to enact law. 51C Parliament को empower करता है to enact law for implementing the international convention and norms by virtue of Article 253, read with entry 14 of Union List in 7th Schedule of Constitution। ये यहाँ ये एस्टेब्लिश करता है कि पार्लियामेंट के पावर हैं, उनको ड्यूटी है कि आप इस चीज को, इसके लिए ये फ्रेम करें, और इंटरनेशनल कन्वेंशन आपने साइन किया है तो आप ड्यूटी बाउंड है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यू cannot बी आइडल, cannot बी साइलेंट ऑन दैट, एंड दिस इवेंट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली। सो उन्होंने इनके पावर और इनकी ड्यूटी और उनका कनेक्शन इंटरनेशनल कन्वेंशन से एस्टेब्लिश किया हुआ है इन पैरा 2 थ्रू इंटरनेशनल कन्वेंशन by virtue of Article 253, read with entry 14 of Union List in 7th Schedule of the Constitution। देख रहे हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कितनी क्लियरिटी आ रही है, सारा रेफरेंस एकदम क्लियर है, ऐसे ही आप एग्जाम में लिखेंगे तो मजा आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड आर्टिकल 51C लिख दिए और बाकी पीछे का छोड़ दिए, कंप्लीट ही नहीं करते, इनकम्प्लीट सेंटेंस छोड़ देते। नाउ The power of Supreme Court under Article 32, ये 32(2) को एक्सप्लेन करता है, आप वो देख लीजिए। The power of Supreme Court under Article 32 for the enforcement of the fundamental right and the executive power of the Union have to meet the challenge to protect the working women from sexual harassment and to make their fundamental rights meaningful. Governance of the society by the rule of law mandates this requirement as a logical commitment of the constitutional scheme. This is the collective responsibility of court as well as the executive. Gender equality includes protection from sexual harassment and right। जेंडर इक्वालिटी का मतलब उन्होंने डिफाइन किया, जरा देखिए बड़ा ध्यान से, व्हाट इज दिस जेंडर इक्वालिटी एंड व्हाट डज इट इंक्लूड। includes the protection from sexual harassment and a right to work with dignity, which is universally recognized basic human rights। The common minimum requirement of this right has achieved global acceptance। The international convention and norms of great significance of the formulation of guidelines to achieve this purpose। And finally, 5, the meaning and content of the fundamental rights guaranteed in the Constitution of India are significant amplitude to encompass all the facts and general equality, including prevention of sexual harassment or abuse। Independence of judiciary forms a part of our constitutional scheme। The international convention and norms are to be read into them in the absence of enacted
in the absence of enacted domestic law occupying the field where there is no inconsistency between them. It is an accepted rule of judicial construction that regards must be had to international convention and norms for construing domestic law when there is no inconsistency between them and there is a void in the domestic law. जब void हो तब आप क्या कर पाएंगे आगे देखिए. So because of this reason, laying down the guidelines and norms for due observance at all workplace or other institution until a legislation, the word is there, until a legislation is enacted for the purpose. तब तक ये guidelines चलेगा, laying down the guidelines until and norms until जब तक legislation इस पे नहीं आ जाए, is done in the exercise of power available under Article 32 of the Constitution of India for the enforcement of the fundamental rights, and these would be treated as the law declared by Article 141 of the Constitution. इसी चीज को क्रिस्टलाइज यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं. Constitution of India concerned to the Article 14, 15, 19, 21, fundamental rights, working women, general equality, sexual harassment of working women in place. इसके पहले, इस held से पहले जितना भी उसको आप एक sentence बना लीजिए और उसकी finding answer यहाँ पर है. Such incident result in a violation of gender equality as also right to life and liberty, practice, profession and career. Blah. Now, Article 15 and 253, power of Parliament to enact law, absence of domestic law occupying the field, values of significance of the international convention and norms held. माने ये जितने भी डैश डैश के बाद पॉइंट है सबका एक बढ़िया सा सेंटेंस प्यारा सा बनाइए और एक सवाल बनेगा और उस सवाल का जवाब है. The international convention and norms are of great significance and Parliament has the power to enact law for implementing the same. अब आर्टिकल 32 और 42 पे है, यानी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट दिस टू ले डाउन गाइडलाइंस, नॉर्म्स एंड लेजिस्लेशन. इस सब का एक अलग क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चन का आंसर हेल्ड के बाद है. सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू ले डाउन, दिस इज द आंसर लेट डाउन इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट. बताइए कैसा रहा? मेरे ख्याल से ये 20, 17, 18, 17 मिनट मुझे लगा इसको एक्सप्लेन. ये सर एकदम करेक्ट आ जाता है. इससे क्वेश्चन भी इधर ही है, उसका आंसर भी इधर ही लिखा है, हेल्ड में आंसर है, उसके पहले क्वेश्चन है. अब हम आपको एक दूसरी बात बताएगा. इस इनैक्टमेंट का आप जरा इसका डेट देखिए, विशाखा का जजमेंट कब आया था. इट वाज ऑन 97, है ना, दिख रहा है. उसके बाद गवर्नमेंट उस लेजिस्लेशन को कब लेकर के आई? 97 में ये केस था और ये जजमेंट मेरे पास आप देखिए 2013 का है. 2013. कितना अंतर है? 13 + 3 16 साल. बच्चे जवान हो जाते हैं. 16 साल लगा गवर्नमेंट को इसको इनैक्ट करने के लिए और तब तक फील्ड ऑक्यूपाई करता रहा ये गाइडलाइंस. इमेजिन कीजिए कि ये गाइडलाइंस नहीं होता तब क्या होता. सो इनकंसिस्टेंसी विद दैट. और ये जजमेंट किसने प्रोनाउंस किया था? सुप्रीम कोर्ट. और 2022 में 22 या 23 में मैं आपको बताऊं, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट में. आर यू अवेयर अबाउट दैट? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सर कि जो डायरेक्शन देता है वही इम्प्लीमेंट नहीं करता.
नहीं बना, और उसमें भी एक रिट फाइल हुआ, बीना टमटा के नाम से रिट फाइल हुआ। बीना टमटा अभी भी लॉयर हैं यहाँ पे, और उस रिट का आउटकम हुआ, और तब ये कमेटी एग्जिस्ट करना शुरू की। It means Supreme Court is also careless about these things. नहीं, केयरलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं घटती है। वी आर सिविलाइज्ड। एज्यूम, बोलिए सुधीर जी। सर, एक सीजेआई पर आरोप लगा था कि कुछ हरेसमेंट किया है, इसके बाद में यहाँ घटती नहीं, इस पे नहीं भरोसा रख सकते ना सर। एक सीजेआई पे आरोप लगा था इसके ऊपर। सर ये छेड़ करके मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो अनकंफर्टेबल जोन है आपके लिए, बराबर, आप बोले या ना बोले, उस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे, ये भी एक आर्ट। और बोलना है तो कैसे बोलना है, चुप रहना तो गलत, चुप रहना गलत है सर। काउस को आगे बढ़ाना जरूरी है। इंडिविजुअल को याद मत रखिए, लॉ को याद रखिए। बराबर, काउस को सामने लाइए और उसको एड्रेस कीजिए एंड डील कीजिए। यस सर। This is the best way to resolve the yes dispute without affecting the individual's right and yes sir. but anyway, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट रूल्स में वो मेंशन किया हुआ बीना टमटा का। अब एक सेकंड आप वेट कीजिए तो मैं किताब निकाल ये इंडेक्स में लिखा हुआ है कहीं तो, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी 2015 में एस्टेब्लिश, सॉरी 2015 में 161, पेज नंबर 160। yes, it was framed into 2015 and effected from 21 मई 2016। yes और इस रूल फ्लेमिंग में वो सारे प्रोसीजर्स वगैरह हैं। सो दीज आर द थिंग्स। तो ऐसे, और अभी भी आप देखें, वी आर इन कैपिटल ऑफ दिल्ली, और दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं। स्कूल इज द वेरी सेंसिबल प्लेस फॉर द थिंग। और जितने प्रोमिनेंट स्कूल दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं, सारे स्कूल के अंदर ये कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं इसलिए कि मेरे पास एक केस आया है रिसेंट, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, बट ये इंसिडेंस है, स्टिल इज देयर एंड वी आर इन 2025। जरा सोचिए, 97 एंड 2025। Anyway, let us come to the another case. This is concerned to DK Basu. Again, I'll go to the pattern directly to read this particular part. Synopsis इसको कहते हैं, जहां से हम सीखेंगे synopsis लिखना। This is admittedly the first part. The petitioner filed a petition that is called public interest. This is PIL. Just a minute, मैं जरा इसका highlighter। Public interest in this court, in the wake of news item published in the Telegraph, the Statement and the Indian Express regarding death in police lockup and custody. The petition stated that efforts were often made to hush up the lockup death, and thus the crime went unpunished and polarized.
कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड ये एक PIL था एंड इट वाज फाइल्ड एंड डिसाइडेड इन 96। आप यहाँ डेट देखिए, इन 96 की ये कहानी है एंड वी आर इन 2025। 24 साल की ये कहानी है पुरानी, नहीं 29 years. 25 साल प्लस 4 साल और जोड़ दीजिए, Almost 30 years. 30 years। 30 years have been passed. इसमें हुआ क्या था, अब जरा इस केस को हम देखते हैं। ये कस्टोडियल डेथ था और डेथ में कोर्ट ने कैसे टर्न लिया था, ये भी एक अलग फाइंडिंग है, थोड़ा सा मैं उस पर जाना चाहूंगा। ये 9 पेज का जजमेंट है, मैं थोड़ा सा इसका हेड नोट पढ़ दूं। ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर इट इज सबमिटेड दैट modalities for awarding compensation to victim and or family members of the victim for atrocities and death caused in police custody and to provide for accountability of the officers concerned be formulated। क्या था प्रेयर? इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले आप कंपनसेशन दीजिए उसको जिसकी फैमिली का लॉस हुआ है, कंपनसेट कीजिए और पूरी अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए उस ऑफिसर का जिसके वजह से ये हुआ, जिसके अंडर में ये कंट्रोल, सो दैट कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसके आगे वो अपना यूज करे। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है वो मैं आपको दिखाना। दिस इज द कस्टोडियल वायलेंस इंक्लूडिंग टॉर्चर एंड डेथ लॉकअप्स स्ट्राइक्स अ ब्लो। इसका क्या मतलब है, देखिए क्या वर्ड लिखा गया है, स्ट्राइक्स अ ब्लो at the rule of law, which demands that the power of the executive should not only be derived from the law, but also that the same should be limited by law। क्या डिमांड करता, कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ है, जरा आप इसको समझिए। इस तरीके की घटना तरीके से एक स्ट्राइक अ ब्लो एट रूल ऑफ लॉ है और ये अपने आप में डिमांड करता है कि जहां पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव शुड नॉट ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम लॉ, उसका जो पावर है वो लॉ से ही आ रहा है, ऑल्सो द सेम शुड बी लिमिटेड बाय लॉ, और वो लॉ से भी लिमिटाइज होनी चाहिए ताकि ये घटना बंद। कस्टोडी देखिए कितना, मतलब आप जरा सोच करके देखिए, मैं थोड़ा एक बात ये बता रहा हूँ, ये एक फर्स्ट लाइन मैंने आपको रीड आउट किया यहाँ से और इसको एक्सप्लेन करके दिया, इसका और जो घटना है वो अलग है। घटना कस्टोडियल डेथ न्यूज़पेपर में आ गया, वो अलग जगह पर है। इसका जनरल लीगल माइंड कैसे उस घटना को देखता है, जरा उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ के फॉर्म में इन्होंने इसको देखिए और आप इस तरह से लेकर के ऐसी घटना को कोर्ट के सामने ले जाएंगे। ये वर्ड यदि जनरल पब्लिक को आप दिखाएंगे ना, उनको नहीं समझ में आना है। ये क्लियरली है कि कहां से लिमिट करना है, रूल ऑफ लॉ कैसे विक्टिमाइज हो रहा है इस घटना के साथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ है, लॉ से ही आपने पावर रिसीव किया, लॉ के अगेंस्ट ही आपने ये काम कर दिया, आपको लॉ ही रोकेगा, लिमिटाइज करेगा, लॉ ही आपके पावर को ही लिमिट करेगा या कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा। और घटना को सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज दिया गया है 2 वर्ड का, दैट इज कॉल्ड कस्टोडियल वायलेंस इंक्लूडिंग टॉर्चर एंड डेथ इन द लॉकर। दैट्स इट। ड्यूटी देखिए कैसे आपसे लिखना मैंने वो एक्सपेक्ट करेंगे, आप जरा सोच करके। मैं सिर्फ एक पैराग्राफ यहाँ रीड करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। कस्टोडियल वायलेंस is a matter of concern. It is aggravated by the fact that कहां से आवाज आ रहा है?
सर एडवोकेट सी फॉर यू का माइक ऑन है. Mr. Advocate, please mute your this. मैंने कर दिया. It is aggravated by the fact that it is committed by a persons who are supposed to be protectors of the citizen. ये उनके द्वारा कमिट किया जा रहा है जो प्रोटेक्टर हैं. It is committed under the shield of uniform and authority within the four walls of the police station or lockup, the victim being totally helpless. The protection of an individual from torture and abuse by the police and other law enforcing officer is a matter of deep concern is in a free society. These petitions raise important issues concerning police power, including whether monetary compensation should be awarded for established infringement of the fundamental right guaranteed under Article 21 and 22 of the Constitution of India. The issues are fundamental. उसके बाद उन्होंने टॉर्चर को डिफाइन किया है, कस्टोडियल टॉर्चर को डिफाइन किया है इस पैराग्राफ में. हियर इज अ टॉर्चर एंड हियर इज द कस्टोडियल टॉर्चर. हम इसमें नहीं जा रहे हैं, वो आपके लिए छोड़ रहे हैं. और अल्टीमेटली एक सवाल रेज होता है, whether it is a physical assault or a rape in a police custody, the extent of trauma a person experience is beyond the purview of law. कंसर्न है कोर्ट का. और कैसे कस्टोडियल डेथ को कैसे डिफाइन किया. कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स is one of the worst crime in the civilized society governed by the rule of law, and it requires to be jealously and scrupulously protected. और इसके ऊपर मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, अब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं. आई गेस कि सर्टेन इंटरेस्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड और वो आपके लिए है कि आप इसको पूरा पढ़िए, समझिए, गो थ्रू होइए. दिस वाज द फैक्ट 1.1. 2.1 इज कंसर्न टू द पुलिस के बारे में इन्होंने कहा है. पुलिस इज पहला पैरा और लास्ट पैरा में कंक्लूजन आ जाता है. पुलिस इज नो डाउट अंडर द लीगल ड्यूटी and has legitimate right to arrest a criminal and to interrogate him during the investigation of an offense. But it must be remembered that the law does nor permit use of third degree method or torture of accused in custody during interrogation and investigation with a view to solve the crime. End cannot justify the mean. The interrogation, ये बहुत बड़ा मतलब है, मतलब सबका सार इसमें है, इसको जरा समझिए. End cannot justify the mean. ये पूरे जो लाइन ऊपर में कहा गया है उसका कंक्लूजन है. The interrogation and investigation into a crime should be in true sense purposeful to make the investigation effective. By torturing a person and using third degree method, the police would be accomplice behind the closed door what the demand of our legal order forbid. No society can permit it. So कुल मिलाकर के थर्ड डिग्री टॉर्चर को यहाँ फुल स्टॉप और विराम दिया गया है. अब आप और आगे चले. इसको नाम दिया गया टू मच. इसी का सब्सटेंसिएशन है 2.2, 2.3, 2.3 तक. और 2.3 को जो आप पढ़ेंगे तो उसका कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर ओपनिंग का, टू चेक the abuse of police power, transparency of action and accountability, perhaps the two possible safeguard. कैसे आप चेक करेंगे abuse of process of police power?
दो पार्ट है, वन इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्शन एंड अनदर इज अकाउंटेबिलिटी, ये दूसरा पार्ट है. Perhaps the two possible safeguards which this court must insist upon. Attention is also required to be paid to properly develop work culture, training and orientation of police force consistent with basic human values. Training methodology of the police need restructuring. The force needs to be infused with basic human values and made sensitive to the constitutional ethos. Efforts must be made to change the attitude and approach of the police personnel handling investigation so that they do not sacrifice basic human values during interrogation and do not restore to questionable form of interrogation with a view to bring the transparency. The presence of counsel of the arrest at some point of time during the interrogation may deter the police from using third degree method during interrogation. ये रास्ता perhaps निकाला गया है कि ये एक effective रास्ता है. Now, the ultimately is the guidelines. It is therefore appropriate to issue the following requirement to be followed in all cases of arrest or detention till legal provision are made in this behalf of the preventive measure. जब तक लॉ नहीं बनता इस दिस बिहाफ पे तब तक ये मेजर लिए जा रहे हैं और वो मेजर लेट डाउन गाइडलाइंस यहाँ भी लेट डाउन किया गया है. एंड दिस गाइडलाइंस इज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. That's it. और उसके बाद का इंपॉर्टेंट पार्ट है failure to comply with the requirement herein above mentioned shall apart from rendering the concerned official liable for departmental action also render him liable for punished for contempt of court, and the proceeding for contempt of court may be initiated in the High Court of the country having territorial jurisdiction over them. तो गाइडलाइन के वायलेशन का मेजर क्या है? सीधा कंटेम्प्ट बिफोर द हाई कोर्ट एज पर दिस डायरेक्शन. नाउ अगला पॉइंट पड़ा, ये कंटेम्प्ट भी है और दूसरे बात ये डिपार्टमेंटल एक्शन भी है, दोनों चीज उसके साथ चलेगा. फेलियर टू कंप्लाई विथ. नाउ द रिक्वायरमेंट्स refers to the above flow from Article 21 and 22 of the Constitution and need to be strictly followed. तो कोर्ट के लिए भी ऑप्शन है, ऑप्शन लेसनेस है कि वो दाएं बाएं नहीं करेगी, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी. These would apply with equal force to other government agency also like Directorate of Revenue Intelligence, Directorate of Enforcement. This is not confined to the police only. Even for the Directorate of Revenue Intelligence, Directorate of Enforcement, Coastal Guard, Central CRPF, BSF, CISF, State Armed Force, Intelligence Agency, RAW, CBI, CID, Traffic Police, Mounted Police, ITBP, हर जगह अप्लाई करें. Now, come to down the thing. These requirements are in addition to the constitutional statutory safeguard. जो है वो है उसके addition है, and do not deter from various other directions given by the court from time to time in connection with the safeguard of the right and dignity of the arrestee. किसकी right and dignity की बात की जा रही है? Right and dignity of the arrestee. The requirement mentioned above shall be forwarded to all the concerned. अब आइए आप पांचवा पॉइंट, that is called ubi jus rebedium. And this is the most important part. ये फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका मतलब ये है कि जहां समस्या है तो उसका समाधान होगा.
बिना समाधान का समस्या समस्या ही नहीं है। देखिए, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, इसका क्लियर मतलब है देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। यदि आप रेमेडी नहीं देते हैं तो वो गलत ही नहीं होगा, और यदि गलत है तो रेमेडी होगा। गलत स्टेब्लिश हो गया तो समाधान दो, और यदि समाधान नहीं है तो वो गलत ही नहीं, सही है। यानी हर गलत का समाधान होगा। जरा सोचिएगा इस चीज को, थोड़ा टेक्निकल है, फिलोसफिकल है, बट इंटरेस्टिंग है। द लॉ विल दैट इन एवरी केस, दिस इज द विल ऑफ द लॉ। आप जरा समझिए, ये विल कौन सा है? एक इंसान मरने से पहले एक विल लिख करके जाता है जो आगे इंप्लीमेंट। लॉ की विल क्या है? द लॉ विल्स दैट इन एवरी केस where a man is wronged and indamaged, he must have a remedy. A mere declaration of invalidity of an action or finding of custodial violence or death in lockup does not by itself provide any meaningful remedy to a person whose fundamental right to life has been infringed. Much more need to be done. What is this much more? There is indeed no express provision in the Constitution of India for grant of compensation for the violation of fundamental right of life. Nonetheless, this court has judicially evolved a right of compensation in case of established unconstitutional deprive of पर्सनल लिबर्टी ऑफ लाइफ। देखिए, ये कंपनसेशन किसकी बात कर रहा है? सिर्फ डेथ की बात नहीं कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इवॉल्व अ राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एस्टेब्लिश्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। किसी भी एक्ट के थ्रू ये चीज निकल करके आया, वहां पर कंपनसेशन वारंटेड। और कंपनसेशन ही नहीं वारंटेड है, इवन अकाउंटेबिलिटी भी वारंटेड है। इसके पहले आपने जो देखा 4 में जो अकाउंटेबिलिटी एंड डिग्निटी की बात की गई थी, इसका इन्फोर्समेंट अकाउंटेबल वो आगे है 5th कंडीशन में। दैट्स व्हाई 5th इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ कंपनसेशन। द क्लेम इन पब्लिक लॉ फॉर कंपनसेशन, ये कंपनसेशन को जस्टिफाई कर रहा है। मैं सीधा सीधा आपको 5.3 और डायरेक्टली कंक्लूजन पे आना चाहिए। Conclusive line is this: yes, the old doctrine is only regarding the aggrieved. देखिए, द ओल्ड डॉक्ट्रिन, यहां इस केस में नया डॉक्ट्रिन लिखा जा रहा है रिगार्डिंग कंपनसेशन, is only relating to aggrieved to the remedies available in civil law, limits the role of the court too much as the protector and custodian of the indefensible rights of the citizen. The court have the obligation to satisfy the social aspiration of the civilian, because the court and the law are for the people and expected to respond in their aspiration. A court of law cannot close its conscience. See, the court of law, this is the new doctrine. Court of law cannot close its conscience and aliveness to stark realities. Mere punishment of the offender cannot give much solace to the family of the victim. Civil action for damages is a long drawn and cumbersome judicial process. Monetary compensation for redressal by the court finding the infringement of indefensible right to life of the citizen is therefore a useful. So monetary compensation की बात करता है, useful and at times perhaps the only effective remedy to apply balm to wound the family members of the deceased victim. Why? May have been breed winner of the family. और ये रिलाई किया गया है यहां से, और आगे अब आप देखिए। सो देयरफॉर द कंक्लूसिव लाइन हम लोग अभी इंटर करने जा रहे हैं। दिस इज द कंक्लूजन, और इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा।
awarding appropriate punishment for the officer, देख लीजिए यहाँ ध्यान से, appropriate punishment for the officer, departmental proceeding and contempt, दो है punishment, irrespective of the compensation, इसका compensation से कोई लेना देना नहीं है, must be left to the criminal court in which the officers is prosecuted, और क्रिमिनल केस भी प्रोसिक्यूट होगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि डेथ का केस इसके ऊपर लगेगा ही, क्योंकि इन्होंने क्राइम किया है, which is state in law is duty bound to do so, और गवर्नमेंट को बोला है कि आप ड्यूटी बॉन्ड है कि एफआईआर रजिस्टर कीजिए इस अधिकारी के खिलाफ एंड केस सेट इन मोशन कीजिए और कंटिन्यू कीजिए. थर्ड, a compensation is the fourth. The award of compensation in the public law jurisprudence is also without prejudice to any other action like civil suit for damage which is lawfully available to the victim or the heirs of deceased victim with respect to the same matter to the tortious act committed by the functionaries of the state. The quantum of compensation will of course depend upon the peculiar fact of each case, and no straitjacket formula can be evolved in that behalf. The relief to redress the wrong for the establishment in visage of the human demands, demandal rights of the citizen under the public jurisprudence is thus, in addition to the traditional remedies and not in derogation of them. The amount, ये लाइन देखिए, अंतिम लाइन, the conclusive line का है, ज्यादा अच्छा रहेगा. The amount of compensation as awarded by the court and paid by the state to redress the wrong done may be given in a case be adjusted against any amount which may be awarded to the claimant by way of damages in a civil suit. और वो compensation amount जिसने गलत किया वहां से लेके आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या था? Let us read out that direction also. This is the 11th direction. One liner है सारे. First, the police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrest should bear accurate, visible, and clear identification and name tags with their designation. Their particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrest must be recorded in a register. एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उसके ड्रेस कोड क्लियर होंगे और वो अपना नाम वहां रजिस्टर में लिखेगा जो इंटरोगेशन करने जाएगा. That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest, and such memo shall be attested by at least one witness who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrestee is made. It shall also countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of the arrest. और ये सारा टाइम भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए. Sir. Now, a person who has been arrested or detained and is being held in a custody in a police station or interrogation center or other lockup shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him having interest in his behalf being informed as soon as practicable that he has been arrested and is being detained at a particular place unless the arrestee witness of the memo of arrest is himself such as friend or a relative of the arrestee. The time, place, and arrest, place of arrest and a venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative to the arrestee lives outside the district or town through the legal aid organization in the district and the police station of the area concerned telephonically within a period of 8 to 12 hours after the arrest. The person arrested must be made aware of this right to have someone informed of his arrest or detain as soon as
he is put under arrest or detention वगैरह। अब आप पढ़ लीजिएगा, मुझे जो समझाना था, पॉइंट आउट करना था, मैंने आपके सामने। So this was also an interesting part. Now I am coming to the italic part of the head notes. यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा सा आउटलाइन करूंगा। Custodial violence, this is the revision of that. Infringement कहाँ गया? Held. Let me just find out. इसमें तो held नहीं है। वाह, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कहां से कहां कैसे करेंगे, किसको किसको कंबाइन करेंगे। डू योरसेल्फ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे है हेल्ड। पब्लिक लॉ प्रोसीडिंग्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये 2-3 चीजों का पूरा कंक्लूजन फर्स्ट पैरा में ही मेंशन किया हुआ है। सारे इन्फ्रिंजमेंट डायरेक्शन, वो सब कुछ विक्टिम को क्या करना है, सबको समराइज कर दिया है पैरा 1। So at this point of time we also concluded the second one. Should I close it? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वन, Yes, sir. जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ये आपके ऊपर छोड़ा है कि अब आप इस तरह से पढ़ें। एंड फर्दर जो भी छोटे छोटे जजमेंट है वो अब आपके लिए छोड़ा गया। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस ऑल दिस थिंग्स। और मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि आपको मैं इक्विप्ड करूं कि कैसे हेड नोट को पढ़ करके अपना नोट्स बनाएं और कंफर्टेबली समझे। मैं थोड़ा सा चाहूंगा इंदु मैम से अपना फीडबैक दें आज के दोनों केस के बारे में। बिल्कुल, आज तो ये 2 केस एक बार और पढ़ेंगे तो आई थिंक वी विल नॉट रिपीट अगेन। समझने तीनों केस हमने ग्रुप पे डाल दिया हेड नोट्स, तीसरा भी पढ़ेंगे। हाँ, 2 people will go through it। ये बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, समझ में आएगा। ठीक है। अब हमने समझने का तरीका भी देख लिया और ये भी डिसाइड कर लिया है कि जो पढ़ेंगे ढंग से, नहीं तो नहीं। आधा अधूरा पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करना है, जिसको उठाना है पूरा करना है। अब जरा देखिए इन सारे केसेस से, यदि जनरली आप देखिएगा डीके वासु में तो कहा जाएगा कि कस्टोडियल डेथ, लेकिन ये सिर्फ कस्टोडियल डेथ तक नहीं है। कस्टोडियल डेथ का क्या मतलब भयावह स्थिति है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद उसके रेमेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल गाइडलाइंस दिए गए हैं, लायबल ऑफिसर के लिए एक्शन लिया गया है, कंपनसेशन के बारे में कहा गया है, एक कंप्लीट पैकेज कंसर्न टू रीएड्रेस टू सच थिंग्स। बताइए, सारे लॉयर्स को पता नहीं होना चाहिए टू टेक एक्शन एज एंड व्हेन ओकेजन वारंटेड? यस सर, पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये यदि यहाँ नहीं होता तो मजा नहीं आता ना, फिर हम लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा भी लॉ एग्जिस्ट करता है। तो आई डन फॉर द डे। अब आप लोगों का टर्न है। सर ये थर्ड जजमेंट पे करा दीजिए 5 मिनट लगा के, विलोरे सिटीजन्स। मैम उसमें हमने क्या किया है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, और हाईलाइट कर दिया है कि ताकि आप लोग कुछ तरह से देख करके एक बार कोशिश करें, क्योंकि यू नो थोड़ा सा चार्ज आपको भी लेना पड़ेगा, और अदरवाइज तो हम हैं ही। और टाइम बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। मुझे अभी इन सारे छोटे छोटे केसेस में इन्वॉल्व नहीं रखना है। अभी आपको इंटरकनेक्टेड और लार्जर केस है ना, उसको कैसे डील करना है उसमें भी इंटर है ना। कैसे अभी मनिका गांधी के बारे में हमने आज डिस्कस किया, क्योंकि आज का टाइम सफिशिएंट था। जितनी देर हमने मनिका गांधी और दूसरे केसेस को डिस्कस किया, वो चीज में ये केस कंक्लूड हो सकता था। लेकिन मेरा आइडिया ये था कि एक फ्लेवर मैं पहले से दूं जो मैं कल डिस्कस करूंगा मनिका गांधी एंड पट्टास्वामी के बारे में। वो एक ब्रॉडर सेंस हमने पिकअप किया है, और एक्स्ट्रा वर्डन आप लोगों को नहीं दिया, छोटा सा वर्डन दिया है कि आप उसको थोड़ा कवर करें। और कल कोर्ट भी खुल रहा है तो बहुत सारे टाइमिंग भी होंगे आप लोगों के पास। इस कंडीशन में भी अब टेस्ट करना है कि ज्यादा वर्डन दिया नहीं जा सकता। एटलीस्ट
जब तक कोर्ट बंद नहीं हो, समर वेकेशन शुरू नहीं हो जाता। 9 मई को शुरू होंगे सर। नहीं, कोर्ट तो 9 मई कहाँ, अभी तो लंबा चल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लास्ट डे 9 मई। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो मैं पता नहीं, और मैं वहां तो अभी नहीं कंसिडर करूंगा। ओके। और एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट है वो लास्ट है आपका 23rd। 23rd के बाद फुल फ्लेज आप मुझे 2-3 घंटे बैठा लीजिए, चलेगा, आप भी बैठने के कंडीशन में रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तब तक आप लोग खुद कर लेंगे। इवन पूरा वीक मई तक पूरा चलता है आपका ये हाई कोर्ट, बट इसी में चलना है तो बहुत ज्यादा वर्डन भी आपके ऊपर हम फ्लोट नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ करेंगे ना जो डाइजेस्ट कर पाए। क्यों मीनाक्षी जी? Yes, sir. बहुत ज्यादा करने की जरूरत। एनी मोर क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes. सपोज सर जैसे अभी हमने डीके बासु डिस्कस किया, तो उस पे क्वेश्चन आता है फॉर सपोज से 20 रूबी मार्क्स जी, का। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन कर ले यदि इफ यू कैन, नॉट इंटरेस्ट। ओके सर ओके। अच्छा लगेगा बाकी लोगों को भी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, सपोज डीके बासु में से कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता है, तो कितना कंटेंट हमें, गाइडलाइंस तो ऑफ कोर्स हमें लिखना चाहिए, उसका आफ्टर मैथ भी नहीं लिखना। मैम, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे कि क्या लिखना चाहिए। सॉरी आई एम हाँ। सॉरी। यदि कोर्ट ये कहता है कि टॉर्चर कैसे एक्सप्लेन हुआ है, ओके, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली। यदि कोर्ट कहती है कि व्हाट गाइडलाइन वाज देयर, और यदि कोर्ट यस सर। ये कहती है कि व्हाट वाज द बेसिस फॉर द गाइडलाइन, ओके सर। बोथ क्वेश्चन आर वेरी डिफरेंट। बेसिस ऑफ द गाइडलाइन की टॉर्चर ह्यूमैनिटी के लिए, और मतलब लॉ के द्वारा ही पावर लेकर के उसी पावर को यूज करके लॉ को ही ब्लो करने वाली बात हो गई है ना। So this is the reason to address all these things. It cannot be leave it into the abeyance. ये सिविलाइज सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट, वो रीजन हो गया। गाइडलाइंस अलग चीज हो गया, कंपनसेशन अलग हो गया, और कंपनसेशन इज द एडिशनल। व्हाट इज द प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर, रॉन्ग डूइंग ऑफिसर? तो वहां डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, और कंपनसेशन का भी पैसा एज ए सूट उसी के अकाउंट से एडजस्ट करना है उसको, उसके पेंशन तक से। तो ये 4 रेमेडीज आपको अवेलेबल कराए। सो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। आपका ये सब बहुत पर्टिनेंट है, और आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये लोग वहां पर करते हैं जाकर के, बिना बोले, बिना सुने, बिना समझे, एग्जामिनेशन में जाकर के इसी चीज को करेंगे कि उनको जो उन्होंने पढ़ा है उसकी वॉमिटिंग कितनी करनी। यस सर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि व्हाट दे आर आस्किंग। इसी चीज को मैं एक एग्जाम्पल से हमेशा एड्रेस कर रहा हूँ, और वापस से रीएड्रेस कर रहा हूँ उस चीज को। हनुमान जी को कहा गया था, हनुमान जी में बजरंगबली हमारे भगवान, उनको कहा गया था हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आओ। He went there, और पूरा का पूरा पहाड़ लेकर के आ गया। और इस कहानी में एक और ये है, क्रक्स ये है कि वो पहचान नहीं पाए कि संजीवनी क्या है। इट इज एडमिटेड फैक्ट। तो आप जब पूरी वोमिटिंग करते हो तो एग्जामिनर को साफ पता रहता है कि आप नहीं जान रहे हो कि क्वेश्चन क्या है, आपको लिखना है। यू आर इनसेंसिबल। आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, और ऐसा नहीं है कोर्ट वाला मैटर कि आपके पास आंसर ना हो या फैक्ट नहीं हो तो कहीं और डील कर लें। यहाँ पे आंसर क्लियर है। सो यू आर नॉट नोन, और यू आर अनएबल टू फाइंड आउट, ये भी आप कह सकते हैं। तो लोग जो पूरा का पूरा वहां सामने रख देते हैं, इट इज ट्रीटेड एज लाइक दैट कि यू आर नॉट नोन टू द प्रिंसिपल और द क्वेश्चन, और मतलब यू आर टेकिंग अ वेरी लाइटली टू द एग्जामिनर। नहीं कह सकते इस बात को। हाँ, आप उन्होंने जो क्वेश्चन किया है
उस क्वेश्चन का पहले आंसर करें, उसके बाद आप सब्सटेंशिएट करें जो भी आप कहना चाहते हैं कि इसके अलावा ये भी है, ये भी है, ये भी, दैट इज योर ओन चॉइस. But first and foremost, you must have to address their questions. So, understanding of clarity, with full of clarity, understanding of the question is the paramount of the success. Paramount key of the success. वो करके ही आप आगे आराम से निकल सकते हैं. Otherwise, you are in the trouble. You means not you. Anyone is doing like this. Any more question? Thank you, guess sir. I answered your. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. Chandan, bolo. Sir, Good evening, sir. Sir, while referring that Puttaswamy case, हाँ. sir was discussing about the sealed cover case, sir. What is that case, sir, actually? We'll discuss tomorrow. That Tomorrow actually is the day for that. आज तो उसके लिए Chidambaram थोड़ा सा case, in discuss Chidambaram करना case also, Honorable Supreme Court, the concept हाँ. of sealed cover should be removed actually. तो हम ब्रॉडकास्टिंग करके केस आया था कर्नाटक से होते No, हुए. Goswami. नहीं, एनएम अर्णब गोस्वामी नहीं था. दिस इज एनएम ब्रॉडकास्टिंग का वो. I'll give you that particular. Because that is very much important, sir, for NA Arnab Goswami ने भी investigation तीन agency महीने cases. दिए थे. हाँ. So we'll refer it कि कैसे कनेक्ट Yeah, करके yeah. किस पॉइंट से कनेक्ट होता है. दैट इज योर ओन डोमेन ना. हाँ चंदन, कुछ बोल रहे थे आप. यस सर, इन प्रैक्टिकलिटी सर डीके बासु में जो गाइडलाइंस दिए गए कि सिविल सूट भी वी कैन इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द स्टेट एंड नहीं. सिविल सूट कैन नॉट सिविल सूट वी कैन नॉट इंस्टीट्यूट. दरअसल क्वेश्चन ये है, जो कंपनसेशन की बातें लिखी हुई होती है, कंपनसेशन पूरे लॉ में जो प्रोविजन है, वो कंपनसेशन बेसिकली सिविल नेचर का होता है. ओके, बट उसमें वर्ड लिखा हुआ है सिविल सूट. लेकिन उसी नेचर का कोर्ट का जो नेचर कंपनसेशन, आप सिविल का मतलब है दो इंडिविजुअल के बीच में, उसमें गवर्नमेंट का लेना. सीआरपीसी में भी एक 300 मैम जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पर ये है कि कंपनसेशन के लिए जो आप क्लेम करेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन, इट मे बी ऑफ नेचर ऑफ सिविल नेचर. क्योंकि वहां पर आपको देखो, क्रिमिनल का नेचर क्या होता है, वहां पनिशमेंट है ना. और सिविल नेचर का क्या है, राइट ट्रांसफर या मनी ट्रांसफर. दिस इज आल्सो कंसर्न ऑफ प्रॉपर्टी और राइट. So compensation comes into the nature of civil. है ना. तो वो सिविल नेचर है. और इसलिए जो आप क्लेम जो होगा ना, क्लेम होगा अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग ऑफिसर. राइट सर. तो ये कंसर्न है, वो सिविल वाला इश्यूज नहीं है, मतलब सिविल नेचर है वो. दैट्स इट. आप पढ़ो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. वन मोर. राइट सर, राइट. वन मोर क्वेश्चन सर. सर डीके बासु में ही if the question is being asked कि what are the guidelines set in the DK Basu case, what how which all guidelines has been set down in the DK Basu case. So can we refer through all the guidelines, which 11 guideline has been given through head notes? We can we write through serial wise? नहीं, देखो उनका एक्सपेक्टेशन ये है ना, उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो बहुत सिंपल हो जाएगा किसी को. हाँ, और वो सारे आपके हेड नोट्स में भी अवेलेबल हैं. आप कैसे रिप्रोड्यूस करते हो, कैसे सब्सटैंशिएट करते हो, जितना अच्छे, क्योंकि गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस में हम कुछ कर नहीं सकते. तो जैसा है वैसा है. आप कर नहीं सकते. आपको 10-11 के बजाय 5 इंपॉर्टेंट याद है तो वो भी लिख दो. 11 अभी सामने, ये तो सामने रहेगी तो आप वो भी लिख सकते हो. लेकिन वो इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते नहीं है. वो प्रिंसिपल रिलेटेड है कि क्या प्रिंसिपल है, या फिर एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को लेके कहेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स, यदि उस लाइन पे गए तो ये उसका गाइडलाइंस में है या नहीं है. एम आई राइट रहा हूँ. तो कहीं से भी वो फ्रेम कर सकते हो इंस्टेंटली. मैंने उसके एक फिक्स वे नहीं है, इनॉर्मस वे है, और अल्टीमेट आंसर ये है कि क्वेश्चन कैसा है इस पर डिपेंड करेगा. And you people are smart enough to deal with.
ये राजीव मुश्किल सर, नहीं है। मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? क्या? ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में यही बोला गया है, योर क्लाइंट सन हु वाज टेकन इनटू इलीगल कस्टडी ऑफ द पुलिस एंड ही वाज फाउंड डेड इन ऑन द रेलवे ट्रैक क्लोज टू द अब एक सेकंड रुक जाइए। अब ये एक केस के ऊपर मैपिंग है, केस का कहानी कुछ इस तरह से बनाया जाएगा जो डीके वासु से मैप करता है। उस समय आपको नीलावती बहरा के whatever it may be. Prakash ji, I guess ki I captured your question query. Yes, sir. That is my question is related to this case. Today we are discuss the DK Basu. This question is related to for DK Basu or some other case. क्योंकि इसके अंदर कंपनसेशन सर यही प्रिंसिपल सब आपको क्या लगता है इतना डिस्कशन के बाद? मुझे तो लग रहा है ये डीके बासु का ही है सर। नन अदर देन डीके बासु, कस्टोडियल डेथ है और वहां पर आपका क्लाइंट पाया गया तो उस तरीके से आपको केस बनाया गया है और इसके जितने भी प्रिंसिपल आप अप्लाई करें ग्राउंड ले। यस सही है सर, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन था तो इसके लिए मैंने अभी इस संदर्भ में बोलने के लिए चाहा सर, और कुछ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी हो सकता है एक केस स्टडी के थ्रू। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जो लास्ट ईयर आया था तो वो उनको लगता है दिस इज मच ट्रिकी बिकॉज कि इसमें जो उसको अच्छे तरीके से समझा होगा और उसको अप्लाई करना भी जानता होगा दे कैन डू। ये तो पेपर फर्स्ट में आया था सर। पेपर फर्स्ट में कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन कर दिया कि यहाँ पे रिट पिटीशन बनेगी या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनेगा। वो तो डीके बासु के प्रिंसिपल्स बता देंगे कि क्या बनेंगे। ये तो सिंपल बनना चाहिए। अब आप देखिए ना हाई कोर्ट में भी वो मैंने उसके गाइडलाइंस को आप देखिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारा कुछ है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत ही अच्छा समझाया ये। अरे सर आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि कम से कम ये क्वेरीज आ रही हैं। नहीं सर, ये जो आप समझा रहे हो ना, ये तो प्रिसाइसली इसे हम लोग ये भी नहीं कर सकते, बयां भी नहीं कर सकते। नहीं, मेरा काम सिर्फ सप्लीमेंट करना है। वो जितने भी एग्जामिनर अभी जो है ना मेनली वो लोग अच्छा समझाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समझाएंगे जो रजिस्ट्री के थ्रू आएंगे। दिस पीपल आर लिटरली ब्रिलियंट। नहीं सर ये वॉइस इको आ रहा है। Sir, in addition to what कहीं से इको आ रहा है, काइंडली सिस्टम में ओपन करें शायद दो इंस्ट्रूमेंट किसी ने लॉगिन की सर चेतन जोशी के वहां से इको हो रहा है शायद। हाँ सर, चेतन जोशी के पास से हो रहा है। सर मेरे को सवाल पूछना है इसलिए मैंने अनम्यूट किया था अपने आप को। अभी जरा सा म्यूट कर लें आप या फिर दूसरे डिवाइस को आप ऑफ कर लें प्लीज। सर मैं एक डिवाइस से ही ऑन हूँ सर, मैं दो डिवाइस ज्वाइन नहीं करा हुआ मैंने। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल कि इको फिर कहाँ से आ रहा है सर? मेरा तो एक ही डिवाइस ज्वाइन है, आई एम जॉइनिंग फ्रॉम माय। आप अपना म्यूट करें फिर देखें, आप म्यूट करें अपने आप को। अभी देखिए इको बंद हो गया। आप थोड़ा देर आप रुक जाइए, पहले बाकी राइट सर। मैं चंदन जी और प्रकाश जी ने जो क्वेश्चन कहा है उसी का थोड़ा सा एडिशन में मैं पूछना चाह रहा था। डीके बासु अगेन, डीके बासु पे ही है सर मेरा भी सवाल कि अगर फर्स्ट पॉइंट ये जैसा आपने बताया कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा और नहीं होगा, मेरा कहना नहीं है ये। मेरा कहना ये है कि पॉसिबिलिटी है। आई गॉट योर सर। एन नंबर ऑफ। अच्छा एक बात और मैं बोल दूं आपके सवाल से पहले, क्योंकि अभी आपका सवाल आना बाकी है एंड दिस इज इन माय माइंड। ये है कि दिस इज नॉट ओनली एग्जांपल फॉर द डीके बासु। जो भी केस आप पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है डीके बासु लास्ट टाइम पूछा गया हो, इस टाइम ना आए, बट वट एवर इट केस में भी आपको इन सारे एंगल से सोचना होगा। मैं एग्जैक्टली सर नॉट जस्ट डीके बासु, मैं विशाखा के केस के लिए भी और वेल्लो सिटीजन के लिए भी एक मेरा बहुत एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सर ये है कि अगर सपोज एग्जैक्टली जस्ट लाइक व्हाट चंदन जी ने भी पूछा कि अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता है और बिकॉज शॉर्ट नोट्स हैं हमारे पास में, इससे ओपन बुक एग्जाम, और अगर हम उसमें
क्योंकि क्वेश्चन अगर बहुत शॉर्ट है या लेट्स अज्यूम कि बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है, उसका हमें आंसर करना है और हमारे पास ओपन बुक एग्जाम है, और अगर सपोज डीके बासु का ही एग्जांपल हम लेते हैं और उसमें सारे जो भी उसमें गाइडलाइंस है वो अगर हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका इवन तो जैसे आपने कहा कि चाहे आप 5 भी लिखें तो या तो हम अपनी लैंग्वेज में सर हमारी अंडरस्टैंडिंग से लिखें तो वो बेहतर होगा, या जो ओपन बुक एग्जाम में हम देख सकते हैं और जो कर सकते हैं तो एक चीज उसका मैं दोनों आपको का साफ मैं आपको ये बतला दूं, अभी अभी मैंने हनुमान जी वाली कहानी सुनी। राइट सर, एक चीज उसको अप्लाई करते हुए भी सर उसको अप्लाई करते हुए ऐसे ही आपने टू द पॉइंट रिप्लाई किया, ये मैसेज क्रिस्टल क्लियर है कि दिस पर्सन नोज द पॉइंट। क्लियर है ना? एक स्कोर और एक पॉइंट तो आप एक्स्ट्रा वहां ले ही लेते हैं, उसके बाद आप सब्सटेंशिएट कीजिए, अलग बात है। समवेयर देयर इज ए स्कोप टू डेमोन्स्ट्रेट, और जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा लाइन है, आप कई पॉइंट उसमें इन्वॉल्व है, जैसे हमने अभी ऑब्जेक्टिव में ही देखा है कि फॉर दिस पर्पस फॉर दिस पर्पस फॉर दिस पर्पस PIL लाया गया था। सो मैं अपनी वहां पर क्या करता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी लाने के लिए मैं उसको कहता हूँ कि द PIL फॉर केम फॉर 3 ऑब्जेक्टिव से 3 4 5 जो भी है, और द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर एज अंडर। Point 1 is this, point 2 is this, point 3 is this. So as it is, कॉपी करना, पैराग्राफ वाइज यहाँ रख देना और उसको पॉइंट में ब्रेक करना और कंप्लीट लाना वो आपको वहाँ एग्जामिनर के अंदर एक इंप्रेशन जरूर आएगा कि चलो ये इतना अच्छे तरीके से जानता है कि हर पॉइंट को भी डिसइंटीग्रेट कर रहा है, क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा है। दिस इज द गुड गेस्चर इवन टू द एग्जामिनर, क्योंकि उनको समझने में भी आसानी होगा कि चलो ये सारे पॉइंट्स हैं। बट कुछ लोग पॉइंट के बजाय पैराग्राफ लिखने में भरोसा रखते हैं और हर एक पॉइंट को इनलार्ज करके 3-4 लाइन बनाने में भरोसा रखते हैं। अपना अपना राइटिंग पैटर्न है, बट मैं हूँ थोड़ा कंजूस, इवन लिखने में भी, ज्यादा वर्ड खर्चने में भी, बट कंप्लीट मैसेज कन्वे करने का कोशिश करते हैं। आप लिखिए इसके आंसर को, फिर से आप पढ़िए और ये सोच करके पढ़िए कि आप कितने कम शब्द कम करें, मतलब नहीं बदले लेकिन कम किए जा सकते, खास करके रिपीटेशन एंड ऑल। तो आपका जो क्वेश्चन था ना कॉपी पेस्ट के बारे में, विच इज नॉट बैड, बट इट मस्ट बी टू द पॉइंट, it must be skillfully with a complete sense. एक लाइन आप ऊपर में अपने मन से तो लिख ही सकते हैं कि आप क्या नरेट करने जा रहे हैं, उसके बाद आप सब्सटेंशिएट कीजिए। Of course, sir. Of course. That's the way. Thank you so much, sir. Thank you, sir. तो ये एक ब्यूटी, इवन मेरी आंसर शीट आप लोगों के सामने बहुत सालों से मूव कर रही है, आप उसमें देख लीजिए, हमने बिल्कुल उसी पॉइंट को पिकअप किया है और बहुत सारी चीजें कॉपी भी की। सर, हाँ प्लीज सर, आज जो आपने समझाया है गोल्डन ट्रायंगल का पूरा, जिसमें मेनका गांधी, पुट्टस्वामी, विशाखा और ये सभी हैं, इतना क्रिस्टल क्लियर है। इफ वी गेट ए शेडो क्वेश्चन ऑन दीज पर्टिकुलर केसेस, वी आर एबल टू आंसर। ये मेथड मेरे को बहुत हेड्स ऑफ टू सर। सर इसकी फाउंडेशन तो लगातार पिछले 3 दिनों से चल रही है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन छोटी छोटी चीजों का लेकर के आना, आज उसके लिए थोड़ा सा छोड़ना, फिर कल आगे। केवल ये कह रहा था कि इसको पढ़ने के बाद, इस पिछले 1.5 घंटा यहाँ बैठने के बाद, मुझे नहीं लगता कि हम इसको ना लिख पाए। नहीं सर, आई डाउट अभी आपने समझ लिया है, एक राउंड ईज जरूर हो गया है। मतलब सिर्फ आप, मैं ये कहूँ, किसी को मैं ये समझाऊं कि भैया ये गियर है और ये स्टीयरिंग है और ये लीवर है और इस तरह से कार चलेगी और ऊपर से हवाई जहाज चलेगी और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा, इसको ऐसे डील करना होता है। और इतना कहने के बाद वो सामने वाला कहे कि नहीं अब तो मैं उड़ा लूंगा,
तो ये रिस्क है. So my advice is this: go through it, do it, arrange in your brain. मतलब आप अपना एक्सपीरियंस की तरह उसको अडॉप्ट. नहीं सर, अभी तो आपको तो सिर्फ एक नॉलेज मिला है कि हाँ ये सारे चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. मिस्टर हर्षवर्धन जो कह रहे थे कि जो शेडो क्वेश्चन, जैसे इन्होंने बताया, मान लीजिए जैसे आपने बताया मेनका गांधी के साथ पुट्टास्वामी का, वहां भी इसका साइटेड एग्जांपल है. उसके बाद बासु वाले केस में, फिर विशाखा वाले केस में, उसमें जो कनेक्टिंग फैक्टर है ना सर, तो क्वेश्चन कहाँ से क्या कनेक्ट करता है. मेरा ये मानना है कि लीडिंग केसेस में जितने लिस्ट है ना, इसी से यदि हम रेफर करना शुरू करें तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब में हम साइड करके निकल जाए. नहीं सर, और बाकी के खड़क सिंह वगैरह, उसके साथ जो मनका गांधी सफिशिएंट है उतना इंटर और डीप में जाने की जरूरत है, वो सब जजमेंट में इटसेल्फ डिस्कस किया गया. जी सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन थैंक यू सर. लेकिन मैं ये कहूंगा सर, मतलब कि आप प्लीज इसको गो थ्रू करें एक बार. बिना आपके एक्सरसाइज किए हुए या आपके दिमाग में नहीं सेट होगा. नहीं छोड़ेंगे नहीं सर, एक्सरसाइज तो करेंगे, विल डू इट. और यदि इनफैक्ट आपने वो नहीं किया ना, तो दिस इज वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम, योर्स एंड माइन आल्सो. इससे क्वेश्चन आया और आप लोग छूटे, छोड़ करके आ गए, तो वो बहुत बड़ा मतलब वो जो है ना, वो थप्पड़ गाली जो कह लीजिए, वो सब इंसल्ट जो कह लीजिए, वो सब कुछ होगा. मैंने वो तीनों नाक होगा, दर्दनाक, शर्मनाक और खतरनाक, सब कुछ हो जाएगा. आपका बेहतरीन तरीका है सर, सो नाइस. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. So now we are at the conclusion. Should I conclude it? Thank you so much, sir. Good night. Thank you, sir. Yes, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. कोर्ट में भी आना होगा. Thank you, sir. कल